हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। मोस्ट प्रीमियम कंटेंट में आपका स्वागत है डियर। हम इस लेक्चर के थ्रू जो मूल कॉन्सेप्ट का एकदम कोर कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। मतलब जो एकदम प्रेडिक्टेड चीज़ें हैं, मतलब ऐसे बोल लो कि अगर क्वेश्चन आना रहेगा तो मैं 99% ये बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन यहीं से आए। तो इसमें हम क्वेश्चन भी लिए हैं, थियरी भी लिए हैं, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा चीज़, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। और विद इन 1 आवर अपना लेक्चर होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हमारा नाम ही रखा है हमने, क्रीम लेयर कॉन्सेप्ट। तो हम केवल जो मोस्ट टारगेटेड एक्सपेक्टेड है आफ्टर एनालिसिस के बाद जो हमने ऑब्जर्व किया है, वही हम इसमें बताने वाले हैं। आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा। और किसी को लगता है और बेहतरीन क्वेश्चन करने की ज़रूरत है तो आप सुपर 45 और हमने फ्यूचर 45 लॉन्च कर दिया है। हमने फ्यूचर 45 भी लॉन्च कर दिया। अभी तक फ्यूचर 45 में हम दो दो चैप्टर के 45 टॉप बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। और जो सुपर 45 था उसको तो करना ही करना था। वो उसमें 45 केवल एक ही चैप्टर के 45 वैरायटी होते थे और उसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाता था। ये भी बहुत ही कम क्वेश्चन नहीं है, हर वैरायटी कवर हो जाएगा। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि क्वेश्चन जो भी आने वाला है नीट 2026 का, इससे बाहर पैटर्न फॉर्मेट नहीं आएगा। मैं फिर से मैच करा दूंगा, ये तीसरी बार होगा मैच कराऊंगा मैं आपको पेपर। और एक्चुअल में ये हमारे प्राइवेट क्लास के स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो बना रहा था, तो मैं सोचा ठीक है यूट्यूब में भी इन फ्यूचर में इसको डाल दूंगा। तो क्योंकि हमारी जो गूगल मीट पे प्राइवेट क्लास होती है उसमें मैं लाइव पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट को रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा सबके लिए ये बना देते हैं, सबका भला हो जाए। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देख। और जो लोग नए हैं भाई, एक बार आप प्लेलिस्ट जाके देखना, 2026 का पेपर 100% जो मैंने पढ़ाया था वही आया था। मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना। मैं पूरा डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा। 2025 का भी पूरा का पूरा मैचिंग था, मतलब कौन से पैटर्न फॉर्मेट है और रेफरेंस हमने दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो यूनिट कन्वर्जन की होती हैं वो आनी चाहिए आपको। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम क्वेश्चन आता है तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यूनिट के कारण हम गलत कर देते हैं। तो मैंने पूरा तो नहीं लिखा है, लेकिन आपको इतना जो है मिली सेंटीडेसी, माइक्रो, नैनो और एंगस्ट्रॉम, इतना तो आपको आना चाहिए। बाकी भी पिकोमीटर भी होता है ना, और वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हम आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, आप यहाँ पे एक चीज़ें और ऐड कर लेना कि ml, मान लो 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर में कितने ml होता है, 1000 ml होता है। बाकी केजी तो आपको पता ही होगा। तो एटलीस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ ये आप सभी को आना चाहिए। अब एक टॉफ़ी रूल होता है, मैंने बनाया। अब टॉफ़ी रूल आप कहोगे दिखने में टॉफ़ी रूल जरूर लग रहा है, पर लिटरली ये बहुत हेल्पफुल है। हर क्वेश्चन आपका स्टोइकियोमेट्री का इससे सॉल्व हो जाएगा। टॉफ़ी रूल क्या होता है, मैं बोलूँ कि एक तो थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा ये मैं क्यों बता रहा हूँ बाद में। एक टॉफ़ी का प्राइस अगर 2 रुपये है तो मैं पूछूं 10 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा। तो 10 टॉफ़ी का प्राइस आप जब निकालोगे तो आप बोलोगे सर, अगर एक टॉफ़ी का प्राइस आपने 2 रुपये बताया तो 10 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, 10 × 2, है ना, मतलब 20 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब एक टॉफ़ी का जो प्राइस होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जितने का पूछ रहा है, तो ये हो गया 20 रुपीज़। तो अगर एक टॉफ़ी का प्राइस या एक चीज़ की वैल्यू आपको पता है तो बाकी किसी का पूछता है तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का। लेकिन अगर एक चीज़ का नहीं पता, जैसे यहाँ पे देखो 20 टॉफ़ी का प्राइस दिया है 60 और पूछा है बताओ 10 टॉफ़ी की प्राइस क्या है, तो आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे 60 से, तो एक का निकालना पड़ेगा। तो एक का कैसे निकालोगे, तो अगर 20 टॉफ़ी का प्राइस 60 रुपीज़ है तो एक टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, एक टॉफ़ी का प्राइस हम निकालेंगे तो 60 डिवाइड बाई आप क्या करोगे, 20 करोगे, 20 इतना रुपीज़ हो जाएगा। और एक टॉफ़ी का जब पता चल गया तो आपको जितने का पूछता है, 10 टॉफ़ी का पूछा है तो 10 टॉफ़ी का प्राइस आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना, एक टॉफ़ी के प्राइस में 10 वाला मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा ऐसे ही करने का। तो ये इतना हो गया आंसर, है ना। बाकी तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर ही लोगे। तो ऐसे निकालते हैं। यूनिटरी मेथड हमेशा याद रखना, जब भी आपसे पूछता है एक का बोला है तो ठीक है, बाकी जितना पूछता है मल्टीप्लाई। अगर एक का नहीं है तो पहले एक का निकाल लो डिवीजन करके ऐसे, और फिर आप मल्टीप्लाई कर लो। आओ थोड़ा सा और कन्वर्जन हम सिखाते हैं। कभी भी अगर आपसे ये पूछता है कि बताओ हम पहले तो याद रख लो 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। अब आपको निकालना है कि 20 ml से हमें लीटर में जाना है। तो एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले अगर कभी आपको कन्वर्जन करना है तो जो वैल्यू निकालनी है उसको राइट साइड लिखो। हमने राइट साइड लिखा है लीटर को। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले आप एक रेफरेंस लिखो। हमें लीटर ml का रिलेशन पता है, हाँ पता है। क्या पता है भाई, 1000 ml बराबर
कितना होता है, ऊपर ही लिखा है 1000 ml बराबर जो होता है वो होता है 1 लीटर होता है। लीटर को आपने राइट ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें राइट साइड निकालना था, है ना, राइट वाली वैल्यू निकालनी होती। तो यहाँ पे देखो 1 ml की वैल्यू नहीं पता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 20 ml के लिए, पहले 1 के लिए निकालो। तो 1 ml बराबर कितना हो जाएगा, 1 ml को आप निकालोगे तो 1/1000 से डिवाइड कर दो, इतना लीटर हो गया। अब पूछा कितने के लिए था, 20 ml के लिए पूछा था। तो जब 20 ml के लिए आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 1/1000 लीटर, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल, हर जगह यूज होना है। अब जैसे ये हमें पता है 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। हमको चेंज क्या करना है, एग्जाम्पल है, हमको एग्जाम्पल है कि 5 ग्राम को केजी में चेंज करना है। तो रेफरेंस लिख लो, हमें पता है कि 1000 ग्राम की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, आप ही बताओ। 1000 ग्राम होता है 1 kg के इक्वल होता है। तो पहले 1 ग्राम का निकाल लो, ठीक है। जैसे ही 1 ग्राम का हमने निकाल लिया 1/1000 kg हो गया। अब पूछा कितने के लिए था, 5 ग्राम के लिए। तो 5 ग्राम के लिए पूछा था तो हमेशा आप मल्टीप्लाई कर लो। तो ये पूरा मैं स्टोइकियोमेट्री में यूज करूँगा, मोल कॉन्सेप्ट में पूरा एकदम ईजी लगेगा, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल, 1 लीटर एटीएम बराबर 101 जूल, और 1 कैलोरी बराबर 4.134 मतलब जूल होता है। एक कटोरी में 4 जामुन, ऐसे याद रख लो। वो सब चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे, लगभग 4। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बात समझो, समझ हम बताना आप, अगर आप कभी मार्केट जाते हो, है ना, आपको लेना है 1 kg एप्पल लेना है। मान लो आप एप्पल ख़रीदने जा रहे हो, ठीक है। और कितना ख़रीदने जा रहे हो एप्पल, 1 kg ख़रीदने जा रहे हो। तो आप एक तराजू लोगे, है ना, ख़रीदोगे मार्केट में, तो मार्केट वाला एक तराजू रखेगा। और जब कैसे कंफर्म करोगे कि केजी एप्पल हो गया, तो इधर वो 1 kg का ब्लॉक रखता है और इधर आप एप्पल रखोगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आप बोलोगे हाँ 1 kg हो गया। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट था एप्पल को मेज़र करने का वो क्या था, 1 kg का ये ब्लॉक था। लेकिन अगर मैं बोलूँ, बताओ भाई, एक एटम का मास के लिए कौन सा तराजू यूज करोगे, एक एटम का अगर आपको मास निकालना है तो इसके लिए कौन सा तराजू यूज करोगे, इसके लिए आप 1 kg का तो वेट नहीं रख सकते ना, मैं एटम को तो देख भी नहीं सकते। तो उसके लिए जो नई चीज़ आई थी वो रिलेटिव एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास यूनिट आया था। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, या इसी को वेट बोलते हैं, या मास ऑफ वन एटम क्या होता है, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है। देखो भाई, कभी भी आपको अगर एटम गिवन है, एक अकेले होते हैं तो उसको एटम बोलते हैं, तो उसका जो एटॉमिक वेट होता है उसी को हम रिलेटिव एटॉमिक वेट बोलते हैं, या रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक वेट मॉलिक्यूल होता है तो इसको मॉलिक्यूलर वेट बोल देते। तो केवल वन। और अगर मैं बोल दूं बताओ इस हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम होंगे, तो मैं पूछूं बताओ भाई मास ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा, तो इसको एएमयू में लिखते हैं। इसका मतलब ही होता है मास ऑफ वन एटम, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो आप बस जो एटॉमिक वेट था ना उसको आप एएमयू लगा दो, वो इंडिकेट करता है कि वह एक एटम का मास है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का देखो 14 मैंने लिखा है केवल एटॉमिक वेट, तो वो रिलेटिव एटॉमिक वेट है, ठीक है, किसी के रिलेटिव मेजर किया गया होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ 14 एम तो मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूँ ग्राम, मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, तो आपको क्या करना है 1/Na से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे, जो एटॉमिक वेट है, ये एटॉमिक वेट है, उस 1/Na से मल्टीप्लाई, ये एटॉमिक वेट है 1/Na से मल्टीप्लाई। चलो ऐसे ऑक्सीजन के केस में क्या करना है, अगर रिलेटिव एटॉमिक वेट 16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मास ऑफ वन एटम इन AMU 16 MU हो जाएगा। और अगर मैं मास ऑफ वन एटम इन ग्राम पूछूँ तो 16/1/Na हो जाएगा। और ये मैं पूछूँ 1 मोल, आप ध्यान से देखना ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल एटम, तो आप सीधे सीधे जो एटॉमिक वेट होता है उसको ग्राम में लिख दो। 1 मोल में कितनी इंटिटीज़ होती हैं, 6.022 या 23 10⁻23, मतलब इतने एटम का मास हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 ग्राम। मतलब इतने एटम का मास क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन है उसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिख लो, तो वो इंडिकेट करता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें आज के बाद से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और कभी कभी आपको 1/Na की वैल्यू अगर पूछ लेता है ना, तो इधर लिख देता हूँ मैं, जो 1/Na की वैल्यू होती है उसको बॉक्स में आप लिख लेना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे वैल्यू भी आपको पूछ लेगा, तो पहले से आप इसको याद रखना। सेम फॉर हम मॉलिक्यूल लगा लेंगे, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल बोल लोगे एटम की जगह, तो NH3 है तो मॉलिक्यूल है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 70 हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ बताओ AMU, इसका मास ऑफ AMU, अच्छा AMU नहीं मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा ना, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर AMU
मॉलिक्यूलर मास यूनिट, तो कितना हो जाएगा 17 AMU। तो ऐसे सो ऑन आप सभी चीज़ें निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल। ठीक, तो नेक्स्ट है अपने पास मोल क्या होता है। तो मोल बेसिकली कुछ नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। अगर मैं कभी बोलूँ कि एक मोल की वैल्यू क्या होती है, तो होती है 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़, या एक मोल को हम बोलते हैं ग्राम एटम, या इसी को ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। चीज स्टार लगा लेना, धोखा यहाँ पे होता है, ग्राम एटम लिखा आता है और आप कन्फ्यूज हो जाते हो। और इसी को Na भी लिखते हैं, क्योंकि Na मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, जो कि इतनी वैल्यू को कंटेन करता है। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ये मोल के बारे में इतनी बातें। ठीक है, अब मैं बोल दूँ आपके पास एक मोल पेन है, तो कितने नंबर ऑफ पेन होंगे, इतने नंबर ऑफ पेन होंगे। बेसिकली इसका मतलब ये होता है। मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर कभी वेट गिवन हो तो ये मोल है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल गिवन हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, या चाहिए वैल्यू लिख लो, बात एक ही है। या अगर वो गैस गिवन हो, है ना, तो V/22.4 होता है। ठीक है, तो इसको आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो जिससे रिलेट करे आप उसको सॉल्व कर लेना। अच्छा भाई, किसी को लगेगा क्वेश्चन सर नहीं करा रहे हैं, तो 1 मिनट। तो ये भाई सुपर 45 है, इनफ क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा। मतलब जो पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई मिनिमम चाहता है कि कम समय में कुछ जो एटलीस्ट चीज़ें आनी चाहिए, तो वो तो आना चाहिए। और किसी को लगता है सबसे बेस्ट क्वेश्चन चाहिए आपको एकदम, तो ये कर लो। इसके बाद मैं कहूँगा कुछ मत करना, क्वेश्चन जो आएगा इधर से ही आएगा। ठीक है, तो ये सुपर 45 सीरीज़ है हमारा। हमने जितना क्वेश्चन कराया है, तो शायद मुझे नहीं लगता इतने सारे क्वेश्चन आपको और कहीं मिलेंगे, और इस क्वालिटी लेवल के साथ, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे भटक जाते हैं और फिर बाद में आके मेरे पास ही रोते हैं, तो फिर मुझे वो हर्ट होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप इसको देखना ज़रूर। उसके बाद फ्यूचर 45 भी आ गया, आप इसको भी देखना। ठीक है, इसको भी देख लेना, तो टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, वो भी देखना। तो ये रही बात। तो चलो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं, सिंपल सा है। बोला है वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ O2। तो मतलब आपको वॉल्यूम गिवन है ना, और वेट गिवन है। तो मतलब कौन सा फार्मूला आप रिलेट कर लो, एक ये वाला रिलेट कर लो और एक वॉल्यूम वाला। तो मोल के 2 फार्मूले हैं, तो आप लिख लो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और वॉल्यूम की बात कर रहा था वो, तो वॉल्यूम अपॉन क्या हो जाएगा 22.4 हो जाएगा। तो वेट अपने पास कितना गिवन था 32। ऑक्सीजन का O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, और कितना हो जाएगा V/22.4 हो जाएगा। और V= ये कट्टम कुट्टम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा। तो कल हमारा प्राइवेट क्लास में पेन नहीं चल रहा था डियर, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, सारे ऐसे सभी सॉल्व कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन ये भी है। इसमें बोला इन 4 ग्राम एटम ऑफ Ag फाइंड अमाउंट ऑफ Ag। तो देखो अमाउंट ऑफ Ag का मतलब क्या होता है, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली वेट ही पूछ रहा है। बस इस क्वेश्चन में क्लू क्या था पता है, कि 4 ग्राम एटम है, मतलब 4 ग्राम एटम है। इसको आप क्या लिख सकते हो, अभी मैंने बताया था ग्राम एटम को क्या बोलते हैं, 4 मोल बोलते हैं। तो आपको 4 मोल पता है। तो अब मोल बराबर अभी मैंने बताया क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो अपने पास मोल है 4, और वेट आपको पूछा था मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा Ag का, 108 के आसपास हो जाएगा, 107 भी रख सकते हो, है ना, कुछ याद नहीं आया तो 108 हो जाएगा। इतना ग्राम हो गया आपके पास, आ गया वेट आ गया। दूसरा क्वेश्चन था वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Ag। तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Ag चलो निकाल लेते हैं। तो देखो 4 मोल Ag दे रखा है, 4 मोल ऑफ Ag दे रखा है। तब ध्यान से देखना। तो अगर हमें पता है कि 1 मोल, चूँकि 1 मोल ऑफ Ag, 1 मोल Ag अगर आप लेते हो तो विल कंटेन, कभी भी 1 मोल जो होता है किसी भी एलिमेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो विल कंटेन हाउ मेनी एटम, 6.022 या 23 लिख लो, 23 एटम इतना कंटेन करेगा। क्योंकि वो एटम पूछा था इसलिए हम इसको एटम के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो इतना एटम वो कंटेन कर रहा है। तो आप बता दो 4 मोल जो होगा, 4 मोल ऑफ Ag, यही तो गिवन है ना, मोल ऑफ Ag विल कंटेन हाउ मेनी एटम। एक टॉफी का प्राइस वाला रूल लगा दो, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएगा। पूछा क्या था, एक एटम का एक, तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, इतना एटम कंटेन करेगा। पूछा था वेट ऑफ 1 एटम Ag, तो वेट पूछा था। तो एक काम करते हैं, जो पूछता है उसको राइट डायरेक्शन में आप कर लो। ठीक है, तो ये 4 मोल को आप क्या लिख सकते हो, वेट के टर्म्स में लिख लो। 4 मोल को वेट के टर्म्स में क्या लिख लोगे, ऊपर तो निकाला था आपने कितना, कि 4 इंटू 108 ग्राम, हम और करके लिखते हैं ना, वेट के टर्म्स में बात हो रही थी। तो कंटेन हाउ मेनी एटम, इतना 6.022 इंटू इतना एटम कंटेन करेगा।
और जो पूछ रहा है उसको राइट साइड करो, वेट को राइट साइड करो। तो मतलब 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का वेट जो हो जाएगा वो कितना है, 4 इंटू 108 है ना। इतना ग्राम वेट को राइट साइड कर दिया जो पूछता है। अब पूछा क्या था, एक एटम का वेट बता दो, तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 108 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 इंटू, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एन ए, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया भाई, 108 अपॉन एन ए आंसर आ गया। ठीक है, एक एटम का वेट आ गया। तो बड़ा ही सिंपल था, हमें करना होता तो 2 सेकंड में निपटा देते, पर ये समझाने में लग गया टाइम। तो आई होप एक बार आप समझ लोगे तो तरीके आगे तो बहुत ईजी होते हैं, किधर भी ग्रिलिंग करे वो सॉल्व कर पाओगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला नेक्स्ट होता है कि नंबर ऑफ एटम पूछता है। कभी भी आपको नंबर ऑफ एटम पूछे तो आपको एक ही फार्मूला लगाना है, मोल एन ए इंटू एटोमिसिटी। अच्छा, एटोमिसिटी क्या था, मान लो N3 लिखा है तो कितने एटम है, 3, तो 3। NH3 है तो कितने एटम है, 3 1 4। तो ये होता है एटोमिसिटी। कभी आपको इलेक्ट्रॉन पूछ ले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ ले, ठीक है, आयंस पूछ ले, एटम पूछ ले, लोन पेयर पूछ ले, प्रोटॉन पूछ ले, एटम पूछ ले, लोन पेयर पूछ ले, प्रोटॉन पूछ ले, आपको यही फार्मूला लगाना है। बस एटम पूछा तो एटोमिसिटी, इलेक्ट्रॉन पूछता तो टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कहो तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा कलरफुल से रंग देता हूँ, मुझे बहुत एक्सपेक्टेड है इससे क्वेश्चन आने को। तो कोई बात नहीं, नीट 2026 का देखते हैं रीनीट में आता है कि नहीं, तो इसको आप याद रखना। आओ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगर इतना ही एक्सपेक्टेड है तो फाइंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ O3। तो अभी बताया मैंने नंबर ऑफ एटम अगर निकालने का तो क्या निकालना, नंबर ऑफ एटम हमसे पूछा है, तुरंत फार्मूला लगाना, मोल इंटू Na मल्टीप्लाइड बाई एटोमिसिटी, एटम पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट लिख लोगे आप, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, Na, बाकी चीज़ें आप पैसे लिख लो, एटोमिसिटी। तो वेट कितना गिवन है, 16, O3 का मॉलिकुलर मास, एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 का 48। कैलकुलेशन वगैरह कभी गलत कर दूँ तो मुझे माफ़ कर देना। O3 वो कितने एटम है, 3, तो अपने पास ये हो जाएगा। और अपने पास 16 × 16 और 16 3 48, तो अपने पास कितना आ जाएगा, Na एटम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 108 ग्राम ऑफ 180 ग्राम ऑफ H2O। तो इलेक्ट्रॉन पूछा है तो फिर से फार्मूला सेम ही लगाने का। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो फार्मूला वही है, क्या लिखना, मोल लिखना, एवोगैड्रो नंबर लिखना और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, मोल निकालोगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 180 है, वाटर का मॉलिकुलर मास 18 होता है Na, और टोटल इलेक्ट्रॉन थे देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 1 8। तो यही तो होता है ना, आपने बचपन में पढ़ा नहीं, E बराबर P बराबर Z, जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक H2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 10, तो 10 रुपये, तो ये कितना हो गया, 18 1 18, 18 दम्मा, तो ये 100 Na आ गया। अब 100 Na लिख दो या इसी को 100 मोल लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, Na को ही तो मोल बोलते हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं पालना आप, इसको भी याद रखना। ये जेई का सवाल है, मैंने आपको कल कराया था, बताया था। इसमें पूछा था फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मोल इंटू Na और मीन इंटू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मोल कितना हो जाएगा, वेट कितना है 4.2, देखो N3, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास 14 होता है, और Na आप पैसे लिख दो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7, और कितना हो जाएगा 2,5 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 है, और 3 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो 3 को ऐड भी कर दो, यहाँ धोखा होता था। तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू Na, और ये कितना हो जाएगा 5 3 8, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 Na नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या मोल्स आ जाएंगे। तो मैंने तीनों वैरायटी करा दी, इसको आप याद रखना। अभी कंपोजिशन कराने का मन नहीं था पर बता देता हूँ। परसेंटेज कंपोजिशन जब भी पूछता है आप क्या करो, जैसे कार्बन का पूछा है तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 1, तो 1 इंटू कार्बन का मोलर मास 12 और डिवाइड बाई टोटल मोलर मास 16 मल्टीप्लाइड बाई 100,
तो ऐसे निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। फिलहाल ये सब चीज़ें हमने बोला ही हम एकदम क्रीम लेवल लेयर डिस्कस करेंगे, तो आपको बस वही चीज़ें हम बताने वाले हैं। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है समझाता हूँ। देखो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे C2H6 लिखा गया है तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम जिसमें दिखा है इसको आप ऐसे कट्टम करके लिख लो तो क्या हो जाएगा CH3। तो ये क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है सिंपलेस्ट रेशियो होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सिंपल एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। तो अब जब मैं आपको नीट 2027 या कभी कोई मुझसे जीरो से पढ़ेगा फिर तो मैं आपको इस लेवल पे पढ़ा दूंगा कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अभी मुझे रीनीट के लिए देखना है, सारे क्वेश्चन भी आपसे बनने चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ रही। नहीं इसमें ही मैं आपको बहुत डीप समझाता, पर अभी टारगेट है आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो जब भी देखो ये वाला आपसे सवाल पूछता है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का, आपको एक टेबल बना लेना है। और टेबल में क्या करना है मैं बताता हूँ कैसे करना है। टेबल में एक सेकेंड, हाँ ये कलर लेता हूँ इस बार। तो देखो हाँ टेबल में क्या करने का, पहले आप यहाँ पे एलिमेंट लिखा करो, जो भी एलिमेंट है उसको लिखो, परसेंटेज लिखा करो, फिर एटॉमिक वेट लिख लिया करो, फिर यहाँ पे मोल निकाल लिया करो, और फिर यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो निकाला करो। देखो तो एलिमेंट कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन है। परसेंटेज कितना गिवन है, कार्बन था 85.8% था। तो अब एक बात बताओ, कार्बन 88, दो लोग हैं दोनों के पास मिला के 100 रुपये है, एक के पास 70 रुपये है, तो दूसरे के पास कितने होगा, डेफिनेटली 30 होगा। 100 में 70 माइनस कर दो। तो अब बता दो हाइड्रोकार्बन था एक और उसमें से बता दिए कार्बन 85 था, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 85.8, इतना ही तो हो जाएगा। और एटॉमिक वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे निकाल लो आप कितना आ जाएगा, लिख लेंगे हम। तो वेट कितना है 85.8, मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 7.15। और इसको हम देखेंगे ये आ जाएगा 14.2 डिवाइड बाई 1, तो ये अपने पास 14.2 आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, जो लोअर वैल्यू है ना उसको दोनों से डिवाइड कर दो। तो 7.1 सबसे लोअर था तो उसको डिवाइड किया 14.2 और ये 7.1, इतना हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट ये 2 हो जाएगा, ऑन एन अप्रॉक्स हमने ले लिया। तो यहाँ पे कार्बन आ गया 1, हाइड्रोजन आ गया 2। तो मतलब जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो कितना आ गया, वो आ गया C1 और H2 आ गया, ठीक है। जैसे ये आया तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना वो कैसे निकालते हैं पता है, वो होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन n की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, तो n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास गिवन है ना, गिवन हो गया मॉलिक्यूलर मास, और एम्पेरिकल फार्मूला का जो भी मॉलिक्यूलर मास गिवन है। तो देखो गिवन नहीं, हम CH2 से निकालेंगे। तो गिवन है आपको यहाँ पे गिवन है, मोलर मास कितना है इसका 84। तो 84 था, एम्पेरिकल फार्मूला का निकाल लो, एक कार्बन था और 2 हाइड्रोजन ये वाला, तो इसका आ जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप निकाल लो तो 6 है, एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास कितना है CH2, तो कितना हो जाएगा C6 और H12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे ही लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो सेम है, आपको ये गिवन था कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख लिया, परसेंटेज जो गिवन है लिख लिया, एटॉमिक मास सबका लिख लिया। अब हमने क्या किया है, मोल निकाल लिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जो परसेंटेज में होता है उसको डायरेक्ट वेट लिखते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे, जो लोअर वैल्यू है ये सब में डिवाइड कर दो तीनों में, तो ये इतना आया। लेकिन जैसे ही आया ये 1 है, जैसे ही ये आया तो यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल को हटाने के लिए हमने क्या किया, इन सभी का रेशियो है, रेशियो ले लो। तो इसको हमने डेसिमल को हटाया तो डिवाइड बाई 10 किया, और हमने 10 LCM ले लिया सब में। तो LCM 10 था तो हमने इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में। जैसे मान लो 2 लिखा है और इधर भी 2 लिखा है, तो दोनों साइड डिवाइड बाई 4 करो तो कुछ मतलब निकलेगा नहीं। तो ऐसे 10 से हमने सब में मल्टीप्लाई कर लिया, तो इससे क्या हुआ, ये कट गया और यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 2:3:2। तो अपने पास ये आ गया, डेसिमल नहीं होना चाहिए सिंपलेस्ट। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, एम्पेरिकल ये है n, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन था वेट 124, और एम्पेरिकल का इससे निकाल लिया तो n की वैल्यू आ गई, और एम्पेरिकल में मल्टीप्लाई कर दो n की वैल्यू तो आ गया ये, ठीक है। तो ये रहा कहानी। अब चलो देखते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। मान लो A है और यहाँ पे B है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, C बना रहा है, मान लो ये क्या बना रहा है, D बना रहा है।
हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट की पहचान होती है दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो। बोथ रिएक्टेंट, मैं लिख भी देता हूँ, रिएक्टेंट ए एंड बी के बारे में नोन है ना, नोन है, उनका मोल गिवन है। तो गिवन क्या है हम लिख देते हैं इनिशियल। सपोज करो इसके स्मॉल ए है, ऐसे स्मॉल ए नहीं, इसको लिखते हैं 1 है, इसका 2 है, ठीक है, ये गिवन है, हमने सपोज कर लिया। और ये तो बनेगा नहीं प्रोडक्ट। और एन फाइनल, एन रिएक्टेड हम कैसे निकालते हैं, एन रिएक्ट, ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है, पहले इनिशियल मोल लिखना है और फिर एन रिएक्ट निकालना है। रिएक्ट कैसे निकालेंगे, जो भी गिवन मोल है उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, जो भी गिवन मोल है उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आया, 1 आया, और ये कितना आया, 2 आया। अब जो कम होता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो 2 स्टूडेंट हैं ए और बी, दो, एक के पास 10 चॉकलेट, एक के पास 20 चॉकलेट, सेम स्पीड से खाना स्टार्ट किए दोनों, तो कि और सेम टाइम से, तो बताओ किसका पहले ख़त्म होगा, जिसका कम होगा। तो ये जब पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये भाई पूरा ख़त्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो जब हम एन फाइनल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये बी कितना बचेगा, 2 माइनस लिमिटिंग को माइनस कर लो, लिमिटिंग रिएजेंट को माइनस कर लो, है ना, कितना था, 1 था, और स्टोइकियोमेट्री जो था उसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मत भूलना। उसके बाद प्रोडक्ट में कितना बनेगा, जो लिमिटिंग था वही बनता है और मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्री 1, तो कितना लिमिटिंग कितना था, 1 था, और ये 1, डी कितना बनेगा, लिमिटिंग जो था और मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्री, तो ये 1 इंटू 1, ये 1 मोल बनेगा सी, 1 मोल बनेगा डी। अब इसमें कुछ भी पूछ ले, बताओ भाई वेट क्या हो जाएगा सी का, तो मोल तो आपको पता है, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये गिवन होगा ना इसका सब कुछ। तो ऐसे निकालना है। कभी मान लो इनिशियल मोल नहीं गिवन है तो आप जो स्टोइकियोमेट्री है उसी को मान लेना इनिशियल मोल। कभी आपको वेट गिवन होगा इन सभी का तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके इनिशियल मोल निकाल लेना। तो बस गुमराह करता रहेगा ऐसे वो। चलो देखते हैं इसको। तो देखो इसमें कैसे सॉल्व करना है। अब सिंपल ही सवाल है, आपको क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस। तो चले पहले रिएक्शन लिख लो, H2 प्लस हाफ O2 और ये क्या हो जाएगा, H2O, यही हो जाएगा। ये बैलेंस इक्वेशन है। इनिशियल मोल कितना गिवन है, बोला है 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ 5 मोल, और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल, ठीक है। अब यह रिएक्ट निकाल लो, कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री, हमेशा बैलेंस इक्वेशन लिखा करो, 5 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे एन फाइनल जो हो जाएगा, तो एन फाइनल हो जाएगा अपने पास क्या, लिमिटिंग जो था ये हो जाएगा 0, ठीक है, और ये कितना बनेगा 6 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्री, और H2 कितना बनेगा, जो लिमिटिंग था 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 5 मोल अपने पास, ये 5 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा, बात ख़त्म। कभी अगर मान लो वेट पूछ लेता है तो बताओ क्या हो जाएगा, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। मोल आपको पता है यहाँ पे डियर 5, और यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना 18, तो वेट आ जाएगा 90 ग्राम। एटम पूछ लेगा तो ऊपर जो बताया वो वाला फार्मूला लगा लेना, तो ऐसे सिंपल सब कुछ हो जाएगा। अब ये वाला, अच्छा ये तो सवाल हुआ है। अब आप ये मत परेशान होना कि सर यहाँ पे तो वो बैलेंसिंग हमने वहाँ पे ऐसे बैलेंसिंग करके किया था और यहाँ पे ऐसे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ये सवाल है देखो, तो बोला है बताओ भाई, इन ए रिएक्शन वेयर 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड टू रिएक्ट विथ ना, तो गिवन इनिशियल मोल रिएक्टेड 6 स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग ऑन हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना, इतना 6 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लो लिमिटिंग में, ठीक है। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोइकियोमेट्री को कैसे सॉल्व करते हैं, जब किसी एक के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, तो मैं समझाता हूँ आपको, जैसे ध्यान दे। तो जब भी कभी आपको गिवन हो कुछ ना, आप सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखा करो, ठीक है। तो जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ रिएक्शन तो याद ही कर लेना, और CaO और CO2 प्रोड्यूस हो, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस इक्वेशन अगर है डियर, तो आपको क्या करना है, जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसको आप डायरेक्टली मोल से रिलेट कर सकते हो। मतलब ये बोल सकते हो कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इक्वल है, कितना मोल देगा, 1 मोल CaO के इक्वल है, और वो 1 मोल CO2 के इक्वल है। अब चाहे तो आप वेट के टर्म्स में इसको बदल लो, आप मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल कितना है वहाँ पे 1 है, वेट मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है,
तो वेट के टर्म्स में लिख लो आप सबका, ऐसे है ना। तो ऐसे सो ऑन आप सभी को लिख सकते हो। तो जिस लैंग्वेज में बात करेगा, कैसे पहचानोगी, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है कि दो रिएक्टेंट होंगे तो किसी एक के बारे में इन्फॉर्मेशन होगा, या प्रोडक्ट होंगे दो तो उसमें किसी एक के बारे में इन्फॉर्मेशन होता। तो आपको लिमिटिंग रीजन नहीं लगाना है, स्टोइकियोमेट्री लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से देखना, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा ये। देखो यहाँ पे Ag2CO3 है, AgCO हाफ O2 है। तो यहाँ बोला है 2.7 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड है रेसिड्यू बीइंग। तो ये गैस से उड़ जाएगा, ये भी गैस उड़ जाएगा, इसी का रेसिड्यू बनेगा। तो देखो बात किसके बीच में हो रहा है, इसके और इसके बीच में। तो मतलब ये स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। और ध्यान से देखना, ये हम चाहे आप मोल के लैंग्वेज में, ये मोल के लैंग्वेज में बदलो, चाहे ग्राम, आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्ट लगे। तो ये 2.7 ग्राम गिवन था, तो इसको मोल में चेंज कर लेते हैं। तो मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इतने के लिए इतना मोल आ गया। ठीक है, टॉफी वाला रूल ध्यान देना, 1 से 2 मोल Ag मिल रहा है, तो इतने मोल के लिए पूछा था ना 2.7 ग्राम या 0.01 मोल के लिए। तो एक का पता है तो जितने का पूछा है मल्टीप्लाई कर लो, इतना Ag। और पूछा था वेट पूछो, तो मोल पता है तो मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल आपने ये निकाल लिया है, ठीक है। और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट Ag का इतना, तो वेट आ गया, ख़त्म कहानी। जिस लैंग्वेज में बात करे कर लो, है ना। अब जैसे इसमें किसी में इसके और इसके बीच में बात चल रही है ना, ये बैलेंस इक्वेशन गिवन है। तो देखो 1 मोल Fe2O3 से 3 मोल CO मिल रहा है, तो 3 मोल को हम वॉल्यूम के चेंज में मोल बराबर वेट वॉल्यूम अपॉन 22.4 होता है, मोल पता है, वॉल्यूम के टर्म में इतना हो गया, और इस डेकामीटर क्यूब में हमने चेंज कर लिया तो इतना आ गया, ख़त्म कहानी। तो यही होता है। और कंबक्शन रिएक्शन एक बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, जब एक हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है तो CO2 और H2O मिलता है। ये जनरल इक्वेशन है बैलेंस। तो आपको इतना पता होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन है, O2 है, तो CO2 और H2O मिलेगा। बाकी बैलेंस अपने तरीके से कर लेना। जैसे जेई का क्वेश्चन करते हैं, तो देखो मास ऑफ मेथेन पूछा है, तो CH4, और हमें पता है O2 से ही रिएक्शन होगा, और बैलेंस हम कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, CO2 और H2O मिलने वाला है। ठीक, तो बैलेंस हम अपने तरीके से कर लेते हैं, 2O2 और यहाँ पे 2H2 लिख लेते हैं बैलेंस। अब किसके बीच में बात हो रही है, मीथेन और CO2 के बीच में बात हो रही है। देख लो क्या वार्तालाप हो रही है, इसको ऐसे कर लो। अब देखो उनकी लैंग्वेज क्या है, वो ग्राम की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हम भी ग्राम में ले आएंगे। तो पहले मोल से देखो, 1 मोल से 1 मोल CO2 मिल रहा है, तो ऐसे लिख लो, 1 मोल जो मीथेन है, 1 मोल CH4 है, वो कितना CO2 दे रहा है, 1 मोल CO2 दे रहा है। तो लेकिन हमें ग्राम की लैंग्वेज में बात करना है, तो इसी 1 मोल को आप चेंज कर लो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, मोल पता है। तो 16 ग्राम अपने पास CH4 कितना CO2 दे रहा है, 44 ग्राम CO2 दे रहा है ना। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख लेना। तो मोल है, वेट निकालना है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44, तो वेट कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। ऐसे ही मेथेन का भी निकाला, तो हमने इस लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि वो ऐसे इस लैंग्वेज में बात किया था। अब 16 ग्राम का गिवन है इतना, तो 1 ग्राम का निकाल लो। देखो टॉफी वाला रूल, 44 डिवाइड हुई कितना हो जाएगा, 16 ग्राम CO2। पूछा क्या था, 22 ग्राम के लिए, तो बता दो 22 ग्राम के लिए अगर पूछा था तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 44 डिवाइड बाई 16 CO2, तो कितना आ जाएगा, 8 ग्राम आ जाएगा, ख़त्म कहानी, 8 ग्राम मेथेन। तो बस ये सिंपल सी सवाल थी, आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो स्टोइकियोमेट्री का एक ही क्वेश्चन लिया। बाकी आप जाके एक बार हमारे, जो मैंने आपको बोला, सुपर 45 कंपलसरी है। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको है तो क्लासिक 1 शॉट स्किप कर देना। कुछ भी डाउट है तो क्लासिक 1 शॉट देख लेना है स्पीड बढ़ा के। सुपर 45, फिर गेस्ट पेपर, फिर 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, और फ्यूचर 45 सीरीज जो लॉन्च हुआ है उसको आप देखना। गारंटी लेता हूँ आपको पेपर उससे बाहर नहीं आएगा, पैटर्न फॉर्मेट यहीं से मिलेगा। ठीक है, 90 to 95% तो आपका इससे मिल जाएगा, जो मैं ये सीरीज चला रहा हूँ प्राइवेट क्लास। तो जो प्राइवेट क्लास में भी इंटरेस्टेड है, व्हाट्सअप ग्रुप दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करके पर्सनली मैसेज कर देना। आशुतोष सर है ना, बॉबी सर भी हैं, आशुतोष पूछ लेना आप मुझे, तो आप मुझे मैसेज करना, तो हम ज्वाइन कर देंगे एक मिनिमम फीस लेके। और हाँ, 100 रुपीज़ का भाई टेक्स्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है, एकदम तगड़े लेवल वाला, बॉबी सर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बस कुछ भी नहीं, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है, सभी के लिए। तो बाकी यूट्यूब वाले भी बच्चों के लिए हम डेफिनेटली अच्छा करेंगे। चलो, मोलैरिटी क्या होता है, एक चीज़ याद रख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मोलैरिटी। तो जिसमें वॉल्यूम होता है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये भी याद रख लेना। तो मोलैरिटी सबको आता है, मैं एक स्पेशल टाइप का सवाल आता है मोलैरिटी में, वो आपको ज़रूर कराना चाहूँगा। जैसे मैं इसमें पूछा था मोलैरिटी बताओ, तो पहले ये समझो, ये 93% वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब होता है 93 वेट बाई वेट लिखा है तो ऐसे लिखना, 93 ग्राम आपके पास H2SO4 है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर नहीं लिखा है तो भी आपको ऐसे ही लिखना है, वेट बाई वेट।
ठीक है। तो सोल्यूट जो है आपके पास 93 ग्राम आपको गिवन है, ये पता चल गया। लेकिन हमें पता है मोलैरिटी जो होता है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है इन लीटर। तो हमें तो वॉल्यूम तो पता नहीं है, मोल तो चलो निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता है क्या होता है, मास स्क्वायर डेंसिटी बराबर जो होता है बचपन से पढ़ते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी दे रखा है 1.84, मास हमें पता है सॉल्यूशन का 100, वॉल्यूम नहीं पता था, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 100 अपॉन इतना 1.84 ml। ml में क्यों है, क्योंकि हमने ग्राम में रखा है, डेंसिटी ग्राम में रखा है। अब मोलैरिटी निकाल लो। कैसे निकालोगे, मोल क्या हो जाएगा, वेट गिवन है 93 ग्राम, जो सॉल्यूट वेट है 93 ग्राम और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 हो जाएगा। और उसको आप जो लीटर में चीज़ है जो भी आपको गिवन है 54.34 ml में, उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो मोलैरिटी आ जाएगा आंसर। जो भी आएगा आप कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है आंसर। तो ये बड़ा फेमस सवाल है इसलिए मैंने उसको करा दिया, ये लिखा भी है यहाँ पे, कराया भी है। और एक फार्मूला है, ये जो बहुत ज़रूरी फार्मूला है, आप डेरिवेशन से बच जाते हो और बहुत बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो मैं कहूँगा इसको याद रखना। कभी भी अगर आपको परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन है और मोलैरिटी पूछ रहा है, तो ये रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और एक मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन है, ये कैपिटल एम मोलैरिटी है और स्मॉल एम मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये होता है भाई। बाकी अकॉर्डिंग टू रीनीट देखते हुए इतना अगर आप करते हो तो मेरे ख्याल से आप सब पूरा जो कोर कॉन्सेप्ट है आपने कवर कर लिया और सुपर 45 में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो कभी मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी पूछता है तो ये बी क्या होता है, सोल्यूट, ए क्या होता है सॉल्वेंट। तो जाई मतलब मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। जाई जैसे मान लो अगर मैं लिखा जाई ए क्या हो जाएगा, तो जाई ए क्या होता है पता है, मोल ऑफ ए डिवाइड बाई एन टोटल। और हमेशा जाई ए प्लस जाई बी जो होता है वो एक के इक्वल होता है। तो ये मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ आपको आती हैं चीज़ें, फार्मूला ये याद रखना। तो थैंक यू एवरीवन, ये रहा हमारा मोल कॉन्सेप्ट, जाके आप मोल के लेक्चर देख लो। थैंक यू। एक चीज़ रह जा रही है, ये भी आप देख लो दोस्तों जल्दी से, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। देखो तो पहले एक चीज़ समझ लो, अगर कभी 20% वेट बाई वेट या कुछ भी परसेंट यहाँ लिखा हो, है ना, वेट बाई वेट लिखा हो या कभी बाई मास भी लिखता है ना, बाई मास लिखा हो, तो आप इसका लैंग्वेज समझो, इसका मतलब क्या होता है कि 20 ग्राम H2SO4 होगा इन 100 ग्राम सोल्यूशन या कंपाउंड में, हमेशा उसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो अब जैसे ये सवाल है, तो ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वेट पूछा है आपसे। तो जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन होता है तो आपको करना क्या है, एक तरीका याद रख लेना, जो भी एलिमेंट गिवन है उसके मोल, जो भी एलिमेंट गिवन है उसके मोल इक्वल कर देना कंपाउंड के मोल, बात खत्म, सवाल आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो एलिमेंट कौन सा गिवन है, आयरन गिवन है, और कंपाउंड आपको पता ही है, कंपाउंड आपको गिवन ही है टोटल सॉल्यूशन का। तो अब देखो हम एक काम कर लेते हैं, कितना परसेंट वहाँ पे लिखा है बाई मास, लिखा है 0.25% बाई मास लिखा है। तो इसको आप लैंग्वेज में पहले पुट कर लो। लैंग्वेज क्या होता है, 0.25 ग्राम होगा, आयरन होगा कितने में, इन 100 ग्राम कंपाउंड सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मोल ऑफ जो आयरन होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, मोल ऑफ कंपाउंड के, यही हो जाएगा। मोल कैसे लिख लोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये भी लिख लोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका वेट कितना है भाई, आयरन का 0.25 और मॉलिक्यूलर वेट 56 होता है। इसका कितना हो जाएगा, 100 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता था, तो मॉलिक्यूलर वेट अपन निकाल लिए, आंसर आ गया, बात खत्म। तो ये अपने पास आ जाएगा 22,400 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसी को यूनिट भी लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है ना, यूनिफाइड मास। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, आप कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।